इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज में मैं आज प्रारंभ करने वाला हूं बिहार बोर्ड, स्टेट बोर्ड, सीबीएसई सभी क्लासेस के, सभी 12 क्लासेस के, सभी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के 12 क्लास के केमिस्ट्री सॉल्यूशन चैप्टर, सेकेंड चैप्टर सॉल्यूशन से इस महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप विशेष रूप से ध्यान दें। ये बहुत अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और उनका सॉल्यूशन मैं दे रहा हूं। पहला क्वेश्चन आपको है, कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इनमें से कौन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 होते हैं। एक होता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होते हैं, एक होते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, और एक होते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टीएफ, और एक होते हैं ओस्मोटिक प्रेशर। तो इसमें देखिए क्या कर रहा है, वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर तो नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पर क्या होते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होते हैं, इसलिए ये नहीं होंगे। और पूछ भी रहा है नहीं, तो यही होना चाहिए। फिर भी सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ये तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होते हैं। ओस्मोटिक प्रेशर ये भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होते हैं। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ये भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होते हैं। इस दृष्टिकोण से ये पहला आंसर हो गया, है ना, ए आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? दूसरा क्वेश्चन कर रहा है फॉर विच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड द ओस्मोटिक प्रेशर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन इज एबनॉर्मल। इसमें से जो दिया हुआ है ऑप्शन, क्या क्या दिया है? यूरिया दिया है, नॉर्मल साल्ट दिया है, ग्लूकोज दिया है, सुक्रोज दिया है। इन सबों में आपको एबनॉर्मल मोलिकुलर मास, ये एक्वस सॉल्यूशन में एबनॉर्मल मोलिकुलर मास विच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द एक्वस सॉल्यूशन इज एबनॉर्मल। किसमें एबनॉर्मल होंगे? ठीक है ना। तो एबनॉर्मल किसे कहेंगे? एबनॉर्मल हम लोग कहेंगे जिसमें आपको भांटा फैक्टर हो, उसे एबनॉर्मल कहेंगे। इसका भांटा फैक्टर 1 होता है, इसका भांटा फैक्टर 2 होंगे, इसका भांटा फैक्टर 1 होंगे, इसका 1 होंगे। इसलिए यहाँ पर आपका ये 2 है, तो एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इसमें शो करेंगे। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। इसका आंसर बी होगा। ठीक है ना, इसका आंसर बी होगा। फिर नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन हम लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? तीसरा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है द सॉल्यूशन दैट शो पॉजिटिव और निगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ से पॉजिटिव और निगेटिव डेविएशन जो शो करता है उसके विषय में पूछ रहा है। तो रॉल्स लॉ तो केवल आइडियल सॉल्यूशन के लिए ही होते हैं। जब आपको पॉजिटिव और निगेटिव डेविएशन शो करेंगे तब तो वो आइडियल सॉल्यूशन नहीं होगा। तो यहाँ कह रहा है द सॉल्यूशन दैट शो पॉजिटिव एंड निगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, इसका अर्थ हुआ वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन यहाँ पर सेकेंड नंबर है, इसलिए इसका आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है? फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है आइसोटोनिक सॉल्यूशन हैव इक्वल। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में इक्वल क्या है? आइसोटोनिक सॉल्यूशन हैव इक्वल। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में इक्वल क्या है? तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, ओस्मोटिक प्रेशर क्या होते हैं? इक्वल रहते हैं। ठीक है ना। और ओस्मोटिक प्रेशर इक्वल होने के कारण आपको इनके कंसंट्रेशन भी इक्वल होते हैं। ठीक है ना। आरटी कैंसिल आउट हो जाएंगे, कंसंट्रेशन भी इक्वल रहेंगे। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है आपको ओस्मोटिक प्रेशर ही, वेपर प्रेशर तो होंगे नहीं, रिलेटिव होंगे, क्वथनांक होंगे नहीं, इसलिए इसका आंसर ए होगा। कोड का आंसर ए होगा। फिर कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग
इलेक्ट्रोलाइट इज लेस इफेक्टिव इन कैगुलेटिंग फेरिक हाइड्रोक्साइड। फेरिक हाइड्रोक्साइड के जमने के लिए कौन सा इलेक्ट्रोलाइट जो है कम प्रभाव देंगे, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट जो है वह कम प्रभाव देंगे? तो जिनमें भांट फैक्टर ज्यादा होगा वो ज्यादा प्रभाव करेंगे, जिसमें भांट फैक्टर कम होगा वो कम प्रभाव करेंगे। इनका भांट फैक्टर 2 है, इनका भांट फैक्टर 3 है, इनका भांट फैक्टर 3 है, इनका भांट फैक्टर 5 है, 4 1 5, तो इसलिए इसमें कम है तो कम प्रभाव होंगे, इसलिए इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए 6 क्वेश्चन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन आर इक्वल टू, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या इक्वल होते हैं? आइसोटोनिक सॉल्यूशन में मोलारिटी, नॉर्मलिटी, स्ट्रेंथ, मोलर कंसंट्रेशन इक्वल होते हैं। थोड़ी देर पहले इसके ऊपर एक क्वेश्चन था ना, ठीक उसी तरह इसमें भी वही जो हमने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन किया है ना, ठीक वही चीज इसमें भी है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होंगे, बराबर होंगे, इसलिए इनके मोलर कंसंट्रेशन इक्वल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 7 क्वेश्चन कह रहा है क्या, निम्नलिखित में से कौन रॉल्स नियम के ये धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ? रॉल्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन कौन शो करता है? तो रॉल्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन आपको, ये तो है ना, ये आपको आइडियल सॉल्यूशन है, ये भी एक आइडियल सॉल्यूशन ही होंगे, और ये जो है ना पॉजिटिव डेविएशन आपको यही शो करते हैं, ये निगेटिव डेविएशन शो करता है, ये निगेटिव डेविएशन शो करता है, ये पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, और ये एक आइडियल सॉल्यूशन है, ये भी एक आइडियल सॉल्यूशन है, इसलिए यहाँ पर आंसर सी होंगे, 7 का सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, विच प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर? इसमें से कौन सा गुण जो है टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करता है? तो यहाँ मोलारिटी है, मोलारिटी क्या हुआ, मोल पर लीटर हुआ, और ये मोल पर लीटर हुआ तो वॉल्यूम होंगे, तो वॉल्यूम तो टेम्परेचर से प्रभावित हो जाएंगे, इसलिए यह आंसर नहीं होगा। नॉर्मलिटी हुआ, ग्राम इक्विवेलेंट वेट पर लीटर हुआ, और ये भी वॉल्यूम है, टेम्परेचर से प्रभावित हो जाएंगे, इसलिए ये नहीं होंगे। फॉर्मुलिटी मोल जो हुआ वो मोलिकुलर फार्मूला मास का, और ये लीटर के हिसाब से है, इसमें भी आपको टेम्परेचर से प्रभावित हो जाएंगे, लेकिन मोलालिटी जो है ये मोल पर केजी है ना, मास है, मास जो है टेम्परेचर से प्रभावित नहीं होंगे, इसलिए इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए 9वां क्वेश्चन पर। 9 क्वेश्चन कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए आइडियल सॉल्यूशन? इसमें कौन आइडियल सॉल्यूशन नहीं है? तो बेंजीन टोलिन तो आइडियल सॉल्यूशन है, मिथाइल अल्कोहल इथाइल अल्कोहल दोनों सेम फेज के हैं, सेम कंपोनेंट हैं, तो ये आइडियल सॉल्यूशन है। क्लोरोफॉर्म और एसीटोन यही आपको आइडियल सॉल्यूशन नहीं है, इसलिए इसका आंसर आपको सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन क्या कर रहा है, 10 क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कर रहा है ना, कर रहा है निम्नलिखित विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन has the highest boiling point? निम्नलिखित में से किस जलीय घोल का क्वथनांक सबसे ज्यादा होगा? तो जिसमें भांट फैक्टर ज्यादा होंगे उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ये ग्लूकोज है, इसका भांट फैक्टर 1 होंगे, सुक्रोज है भांट फैक्टर 1 होंगे, NaCl का भांट फैक्टर 2 होगा, इसलिए इसका आंसर सी होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 18 ग्राम ग्लूकोज डिजोल्व इन 1000 ग्राम वाटर द सॉल्यूशन इज। तो सॉल्यूशन क्या होंगे, यहाँ ये जो सॉल्वेंट है 1000 ग्राम है, और सॉल्यूट ग्लूकोज जो है
18 ग्राम है तो मोलालिटी इससे निकलेंगे, मोलालिटी हो गया वेट हो गया सॉल्यूट का 18 ग्राम और इंटू 1000, अब बाई मोलिकुलर मास ग्लूकोज का 180 होगा और आपको यहाँ पर वॉल्यूम भी 1000 ग्राम ही है, वेट ऑफ सॉल्वेंट 1000 कट गए, ये 1/10 यानी 0.1 होंगे, इसका आंसर 0.1 मोलालिटी यानी आंसर डी होंगे। फिर कर रहा है 12 क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग हैज मैक्सिमम भांट फैक्टर, किसमें अधिक भांट फैक्टर है, तो NaCl में 2 है, इसमें 3 है, ग्लूकोज में 1 है और यूरिया में 1 है, तो इस दृष्टिकोण से बी आंसर होगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है 13 क्वेश्चन देखिए, 13 क्वेश्चन कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू, P और V का है जो प्रोपोर्शनल क्या होगा, तो ये होता है NT है ना, और प्रोपोर्शनल तोड़ते हैं तो इक्वल करके R रखते हैं, तो यानी टेम्परेचर ये तो कांस्टेंट है इसलिए ये टेम्परेचर पर निर्भर कर प्रोपोर्शनल होंगे, इसलिए इसका आंसर बी होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 14 क्वेश्चन क्या कर रहा है, फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन विच इज करेक्ट, आइडियल सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, तो आइडियल सॉल्यूशन जो यह इसको पालन करे उसे हम लोग आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। T इक्वल टू N/V/RT, N/V को हम लोग क्या कहेंगे कंसंट्रेशन है ना, CRT, तो इस दृष्टिकोण से इसका आंसर ए होगा, 14 का ए होगा। 15 क्वेश्चन लिखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इसमें कौन है, तो इसके पहले हम आपको 4 बताए थे ना, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर तो इसमें नहीं है, फिर दूसरा बताए थे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट तो इसमें नहीं है ना, फिर बताए थे आपको डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ये भी नहीं है, तो ओस्मोटिक प्रेशर है, तो इसलिए इसका आंसर सी होगा, इसका आंसर सी होगा। 13 का आंसर कितना था, ये बी थी और 14 का आंसर ए थे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हेन 118 ग्राम ग्लूकोज डिसॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर द मोलालिटी, इस तरह का क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले बताए थे, तो मोलालिटी पूछ रहा है, स्मॉल m इक्वल टू 180 ग्राम दिया हुआ है और 1000 ग्राम और मोलिकुलर मास भी 118 होता है, वेट ऑफ सॉल्वेंट 1000 दिया हुआ है, तो वेट कट गया तो 1 हो गए, तो इसलिए इसका आंसर 1 मोलालिटी बी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग है ना, 17 क्वेश्चन, क्या कर रहा है, 17 क्वेश्चन कर रहा है विच एक्वस सॉल्यूशन हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, किसमें बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होंगे, ठीक है ना, 1% ग्लूकोज, 1% यूरिया, 1% K2SO4, 1% सुक्रोज, तो 1% K2SO4 होंगे, क्यों, क्योंकि इसका भांट फैक्टर 2 आ रहा है ना। विच लॉ स्टेट that solubility of the gas in a liquid, तो हेनरी लॉ जो होता है ना वो सॉल्युबिलिटी को शो करता है, इसलिए इसका आंसर डी होगा। 19 क्वेश्चन क्या कर रहा है, रॉल्स लॉ अप्लीकेबल टू, रॉल्स लॉ किस पर लागू होता है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन नहीं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन पर लागू होता है, आइडियल सॉल्यूशन पर लागू होता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन पर लागू नहीं होता है ना, इलेक्ट्रोलाइट पर नहीं होता है, कोलाइट पर लागू नहीं होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अभी 19 क्वेश्चन देखे हैं, 20 क्वेश्चन देखते हैं। 20 क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज गिवन बाय, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट किससे दी जाती है, कैसे दी जाती है, तो ये हो गए आंसर, डेल्टा टीवी इक्वल टू KF इंटू मोलालिटी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 21 क्वेश्चन क्या कर रहा है, द यूनिट ऑफ मोलालिटी, तो मोल पर केजी
है ना, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएंगे। ठीक है ना, इसका आंसर बी हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 22वां क्वेश्चन देखिए 22, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज टू मोलिकुलर मास डिटर्मिनेशन। इसमें से किस कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का यूज मोलिकुलर मास निकालने में की जाती है? तो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, क्योंकि डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू मोलालिटी है, तो यानी डेल्टा टीबी इक्वल टू के बी इंटू वेट इंटू 1000 बाई मोलिकुलर वेट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो मोलिकुलर वेट डिटरमाइन करने के लिए इसी का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 क्वेश्चन, भांट ऑफ फैक्टर फॉर Na2SO4। Na2SO4 के लिए भांट ऑफ फैक्टर क्या है? तो यहाँ 2 सोडियम 1 SO4 3 होंगे, है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, इफ 180 ग्राम ग्लूकोज डिजोल्व इन 500 ग्राम ऑफ वाटर, व्हाट इज द मोलालिटी ऑफ द सोल्यूशन? ग्लूकोज 180 ग्राम ग्लूकोज जो है, वेट हो गया 180, कितना में घुला हुआ है? 500 ग्राम में घुला हुआ है, मोलिकुलर वेट हो गया 180, कैंसिल आउट, 5 दूनी 10, दो मोलारिटी होंगे, दो मोलारिटी होंगे, मोलारिटी 2 होंगे। ठीक है ना। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पर सॉल्व मोलालिटी 2, यहाँ आंसर में मोलालिटी होना चाहिए, मोलर लिखा गया है, यहाँ मोलल होना चाहिए। ठीक है ना, इसलिए इसका आंसर ए हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 25वां क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है कंपेयर टू 0.1 मोलारिटी ग्लूकोज सॉल्यूशन द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑफ 0.1 मोलारिटी NaCl सॉल्यूशन। तो इसमें NaCl का भांट फैक्टर 2 है और ग्लूकोज का 1 है, तो ये दुगुना हो जाएंगे, लगभग डबल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? 26 क्वेश्चन क्या कर रहा है? टिंडल इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड। टिंडल इफेक्ट किसमें पाए जाते हैं? टिंडल इफेक्ट आपको ट्रू सॉल्यूशन में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है ना, टिंडल इफेक्ट कोलाइड में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? 134.2 ग्राम शुगर सॉल्यूशन कंटेन 34.2 ग्राम इफ KF इक्वल टू इतना 0.51 टू केल्विन kg पर मोल, द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन पूछ रहा है जे कितना होंगे। ठीक है ना, तो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन का फॉर्मूला क्या होंगे? डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू मोलालिटी। KF दिया हुआ है 0.512, मोलालिटी हम लोग इसका निकालेंगे। यहाँ वेट ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है? यहाँ पर वेट ऑफ सॉल्यूशन आपको 134.2 ग्राम है, अब वेट ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ कितना? 34.2, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना होंगे? 134.2 माइनस 34.2 इक्वल टू 100 हो गए, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट हो गया 100। जब वेट ऑफ सॉल्वेंट 100 हो गए और वेट दिया ही हुआ है, तो आराम से हम मोलालिटी निकाल सकते हैं, आराम से मोलालिटी हम लोग इसका निकाल सकते हैं। ठीक है, मोलालिटी निकालने के लिए फॉर्मूला है ही, ठीक है ना, मालूम ही है फॉर्मूला। तो कैसे निकालते हैं? ये आपको KF 0.512
और वेट हो गया आपको 34.2 शुगर का, और इंटू 1000 बाई मोलिकुलर वेट शुगर का आपको 342 342 होंगे, और वेट है 100, है ना, पॉइंट हटा दिए तो 0, 1000 से 1000 कट गया, इससे ये कट गया, तो ये आपको 0.5.2 ही आ जा रहा है, इसलिए इसका आंसर 2 हो जाएंगे, डी हो जाएंगे, इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, है ना। कह रहा है इफ द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। कह रहा है किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मोल की संख्या और सॉल्वेंट की मोल की संख्या समान है, तो उसका मोल फ्रैक्शन कितना होंगे। दोनों का मोल समान है तो ये 50-50% 50 होंगे, 0.5। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, द नॉर्मलिटी ऑफ 1 मोलरिटी H3PO4 सॉल्यूशन इज। तो एक फॉर्मूला होती है, आपको मोलिकुलर मास मान लेते हैं A है और मोलरिटी है M, और इक्विवेलेंट वेट मान लीजिए E है, और नॉर्मलिटी हो गया N। तो मोलिकुलर मास A है तो A रहने दीजिए, मोलरिटी दिया हुआ है 1, और इक्विवेलेंट वेट यहाँ पर इसकी बेसिसिटी 3 है, तो इसे मोलिकुलर मास 1/3 हो जाएंगे, वह मोलिकुलर मास बाई 3 इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट हो गया। यहाँ नॉर्मलिटी ए कैंसिल आउट, तो नॉर्मलिटी इक्वल टू 1 into 3 यानी 3 हो जाएंगे, यहाँ पर आंसर डी होगा। ठीक है। नॉर्मलिटी तो आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन कब पूछ सकते हैं, इसलिए ये देखिए ये ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 30 क्वेश्चन देखिए। 30 क्वेश्चन कर रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इसमें से कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के एग्जाम्पल कौन है, तो डेंसिटी नहीं है, मास भी नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एलिवेशन यही है, ये नहीं है सरफेस। द ओस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज गिवन बाय इक्वेशन, ओस्मोटिक प्रेशर पाई इक्वल टू CRT, है ना, थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन विच पार्टिकल कैन पास। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से कौन सा पार्टिकल पास हो जाते हैं, तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पास हो जाते हैं। 32 का आंसर ये होगा। फिर कह रहा है आपको निम्नलिखित में से कौन सा गुण आइडियल सॉल्यूशन का होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज एन आइडियल सॉल्यूशन। तो जो रॉल्स लॉ का पालन करे वही आपको आइडियल सॉल्यूशन होगा, इसलिए इसका आंसर ए होगा। फिर क्वेश्चन कर रहा है 34 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कौन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है, तो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है ना, ओस्मोटिक प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, ऑप्टिकल एक्टिविटी जो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है, इसलिए इसका आंसर डी होगा। 34 क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 35 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इसमें से कौन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है ना, ओस्मोटिक प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, सरफेस टेंशन नहीं है, आपको विस्कोसिटी नहीं है, हाफ लाइफ नहीं है, इसलिए इसका ए हो गया। 36 क्वेश्चन, द मोलरिटी ऑफ 1 लीटर वाटर, ये काफी इंपॉर्टेंट है। मोलरिटी के लिए एम इक्वल टू वेट इंटू 1000 बाई आपको मोलिकुलर वेट इंटू वेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो 1 लीटर है, 1 लीटर का वेट 1000 ग्राम हो गए, और इंटू 1000, और मोलिकुलर वेट H2O का 18 हो गया, और वॉल्यूम 1 लीटर है यानी 1000 ml, इससे ये कैंसिल आउट, 1000/18 कटाने के बाद 55.56 मोलरिटी हो जाएंगे। ठीक है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग एक्वा सॉल्यूशन हैज द लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। इसमें फ्रीजिंग पॉइंट किसमें कम है? तो आपको फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ इक्वल टू टी नॉट एफ माइनस टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू मोलालिटी। मोलालिटी सबके करीब करीब बराबर है। यहाँ स्मॉल एम होना चाहिए था, सब में स्मॉल एम होना चाहिए था। मोलालिटी सबका बराबर ही है। तब यहाँ पर भांट फैक्टर आई पर निर्भर करेंगे। आई इसका आपको यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो 3 ज्यादा है। तो यानी डेल्टा टी एफ जो है 3 ज्यादा है, तो डेल्टा टी एफ इसका ये ज्यादा होगा। डेल्टा टी एफ क्या हुआ? डिप्रेशन ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट। लेकिन यहाँ पूछ रहा है क्या? फ्रीजिंग पॉइंट, लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट नहीं, लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट पूछ रहा है। तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या होता है? टी नॉट माइनस टी एफ। यहाँ भांट फैक्टर 3 है तो कुछ वैल्यू आएंगे, है ना। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 होता है, तो 0 ये इधर गए तो इससे -3, 0 से -3 लगभग, तो बहुत कम होगा, इसलिए इसका आंसर सी होंगे। ठीक है ना। कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रिलेटिव लोअर ऑफ वेपर प्रेशर इज एक्सप्रेस। वेपर प्रेशर को हम किस रूप से हम लोग रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को कैसे हम लोग तो पहले दर्शाएंगे। तो पहले हम लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, ये हो गया लोअरिंग ऑफ। रिलेटिव कर रहा है तो हम लोग वेपर प्रेशर सॉल्वेंट से डिवाइड करेंगे, तब जाकर के रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होंगे। तो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर यहाँ बी होगा। हमने तो बोला था 35 ही क्वेश्चन बनाने के लिए, 38 बना दिए, कोई बात नहीं है। क्वेश्चन सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी बहुत सारे क्वेश्चन है ना। तो आप नेक्स्ट अब इसके बाद हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का डालेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होने के बाद प्रत्येक चैप्टर के डालने के बाद पूरा सेट के रूप में 30 सेट हम बनवाएंगे। ठीक है ना। 30 सेट जिसमें सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब रहेंगे, इसलिए आप इसको देखते रहिए। और यदि आपको अच्छा लग रहा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके।